21 सितंबर 2022 जुमे का दिन सपहर 4:40 खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है ताज़ा एपिसोड के साथ। हम सब का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। आज एक ख़ास खेल की बात होगी। इसके लिए एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए ये जानने के लिए कि किस खेल पर बात होगी और कौन है मेहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में मुनक़दा 8वें ऑल इंडिया राफ्टिंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने 1 सिल्वर और 2 ब्रोंज के मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तिराक से पुलवामा में रोड रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत बारामूला और कुलगाम में इन दिनों कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से है जारी, जिनमें मुकामी नौजवान खिलाड़ी भरपूर अपना हुनर दिखा रहे हैं। डीएफए अनंतनाग के जेर एहतमाम हसनपुरा बीजबिहाड़ा में मुनक़दा फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हयात फुटबॉल क्लब ने एक तरफा मुकाबले में यूनाइटेड कमांड FC को 1-0 से मात देकर मुकाबला जीत लिया। होगाम फेडरेशन ऑफ इंडिया के इश्तिराक से श्रीनगर के पोलो ग्राउंड में मुनक़दा होगाम स्पोर्ट्स चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें वादी के कई इलाकों से आए हुए 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की शिरकत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तिराक से पुलवामा में साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें कई तालीमी इदारों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के 250 से ज्यादा राइडर्स ने की शमूलियत। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोलो व्यू में मुनक़दा 23वें डिस्ट्रिक्ट सुकाई चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल, जिसमें ग्रैंड वॉरियर्स अकादमी ने पहली पोजीशन के तहत 7 मेडल्स पर किया कब्जा। बड़गाम के शेख आलम क्रिकेट ग्राउंड में हुआ LG रोलिंग टूर्नामेंट का शानदार आगाज। टूर्नामेंट में जिले के तमाम जोनों से वाबस्ता अंडर 19, अंडर 35 एज ग्रुप के तहत मुकाबले हो रहे हैं मुनक़द। दिल्ली में मुनक़दा 7वें ऑल इंडिया पुलिस जूडो गेम्स में जम्मू कश्मीर पुलिस की जूडो टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांसे के तमगे किए हैं हासिल। रेडपुरा में मुनक़दा शहर खास फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में 7 स्टार फुटबॉल क्लब ने फोर्ट व्यू फुटबॉल क्लब को 2-0 से हरा के टाइटल किया अपने नाम। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मज़ीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में DD कशी चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और इसके अलावा ये प्रोग्राम YouTube पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। और आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करते हैं कि YouTube पर जाकर आप DD कशी चैनल पर वहाँ पर प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के पास एपिसोड्स पा सकते हैं और अपनी फुर्सत के हिसाब से देख सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। गुजरात में हो गए 36वें नेशनल गेम्स शुरू। अहमदाबाद में नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद। हजारों स्पोर्ट्स लवर्स की मौजूदगी में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने किया खेलों का इफ्तिताह। 6 मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद हो रही है खेल। भारत और साउथ अफ्रीका के माबैन दूसरा T20 इतवार को होगा गुवाहाटी में। पहला T20 भारत ने 8 विकेट से शानदार अंदाज में जीता। जसप्रीत बुमराह हो गए T20 वर्ल्ड कप से बाहर। कमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर ने बुमराह को किया साइडलाइन। भारत की मेंस फुटबॉल टीम के कायद और सीनियर खिलाड़ी सुनील छेत्री को किया फीफा ने कैप्टन फैंटास्टिक सीरीज में मेसी और रोनाल्डो के हमरा खराज तहसीन पेश। सभी बड़े खिलाड़ियों और सियासी शख्सियात की छेत्री को मुबारकबाद। भारत की हॉकी गवर्निंग तंजीम हॉकी इंडिया के इलेक्शंस मुनक्किद। साबिक कप्तान दिलीप टर्की बन गए हॉकी इंडिया के नए सदर। टर्की पहले इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी हैं जो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। आज मेजबान पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन लाहौर में खेला जाएगा छठा T20 मैच। मेजबान टीम सीरीज में 3-2 से आगे। पाकिस्तान ने चौथे मैच में 3 रन से और 5वें मैच में 6 रन से कामयाबी हासिल की। आज का मैच इंग्लैंड के लिए डू और डाई। भारत की फुटबॉल टीम ने खेले सिंगापुर और वियतनाम के साथ 2 इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस। सिंगापुर के साथ मैच हुआ 1-1 से बराबर। दूसरे मैच में हो ची मिन सिटी में मेजबान वियतनाम की टीम ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। पेरिस 2024 गरमाई ओलंपिक्स के लिए शूटिंग में भारत को मिला पहला बर्थ। क्रोएशिया में होने वाली शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप में
भुवनेश मंदिरता ने उम्दा कारकर्दगी दिखाकर पेरिस ओलंपिक्स का टिकट बुक किया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले 2 T20s के लिए स्टार्क, वार्नर, स्टाइनिस और मार्श को वापस बुलाया। 5 और 7 अक्टूबर को क्वींसलैंड में 2 अलग अलग वेन्यूज पर होंगे ये T20 मैचेस। कतर वर्ल्ड कप के लिए जाने वाले फैंस को जरूरी नहीं होंगे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, ये ऐलान किया है कतर के हुकाम ने। सिर्फ एंट्री पर कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाने पर कतर में जा सकते हैं फैंस। और भारत में जारी है लेजेंड्स की रोड सेफ्टी सीरीज। इंडियन लेजेंड्स ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स को। सचिन तेंदुलकर की कैप्टनसी में इंडियन लेजेंड्स की टीम ने कामयाबी हासिल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और फाइनल में पहुंची। ये सेमीफाइनल मैच था और शायकीन को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जो है वो ग्राउंड में फिर नजर आए बल्ले के साथ और गेंद को वही शानदार स्ट्रोक्स जो लगाते हुए जो एक्शन में दिखे मास्टर ब्लास्टर इसमें। और अब एक और मैच है आज, वो है वेस्ट इंडीज लेजेंड्स और श्रीलंका लेजेंड्स के दरमियान सेमीफाइनल। फिर वहां से जो टीम जीतेगी वो इंडिया लेजेंड्स के खिलाफ खेलेगी फाइनल मैच रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का। और अब नाजरीन आपको इंतजार होगा आज के मेहमान से मिलने का, तो ये काम करेंगे मेरे साथी रोशन ख्याल। दोस्तों, फुटबॉल का खेल कश्मीर में बेहद मकबूल है। छोटे बड़े बुजुर्ग तमाम इस खेल के मतवाले हैं, लेकिन फुटबॉल का खेल पिछले कुछ अरसे से जमूद का शिकार हो गया है। अब बर्फ पिघलने लगी है और आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉल की सरगर्मियां दोबारा शुरू हो रही हैं। फुटबॉल का मंजरनामा क्या है, इस बार ये जमूद का शिकार क्यों ही, और आगे हम इस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है बशीर अहमद मलिक साहब को। आप हैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर के प्रेसिडेंट। बशीर साहब, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। बशीर साहब, ये बताइए कि अभी तक आज तो 30 सितंबर 2022 का दिन है और अब तक हर साल 3-4 टूर्नामेंट तो मुकम्मल हो चुके होते हैं, लेकिन इस साल कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं हुआ, सिर्फ एक टूर्नामेंट चल रहा है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ टूर्नामेंट चल रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कप सोपोर में चल रहा है या DFA अनंतनाग भी इस वक्त टूर्नामेंट्स कर रही है, लेकिन जो ओवरऑल 5-6 टूर्नामेंट अब तक मुकम्मल हो चुके होते हैं वो इस बार नहीं हुए। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारी फुटबॉल एसोसिएशन में कुछ कानून को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिन कंट्रोवर्सीज को लाजमी था पहले ठीक करना, उसके बाद फुटबॉल एक्टिविटीज़ होती, क्योंकि एक गेम के लिए कानून का होना ज़रूरी है, ज़ाब्ते का होना ज़रूरी है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले कुछ दिन पहले वो मसला ठीक हो गया। तो वो जो उसमें डिमांडें थी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उनको पूरा किया गया। इसमें एक स्टेक होल्डर्स की टीम बीच में आई थी जिन्होंने मीडिएशन की, उसी में वहाँ पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए इलेक्शंस का डेट मुकर्रर हुआ। और जो आपको पता है कि इलेक्शन हुए, आज पहला डिस्ट्रिक्ट ये है श्रीनगर का जहाँ पे एक बॉडी वजूद में आ गई। और इसी के साथ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर DFA के इलेक्शन होने हैं, तो कहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं और कब तक ये इलेक्शन का सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा? करीबन 20 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जहाँ पे इलेक्शन होना ज़रूरी है। उसमें सबसे मेजर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू, वहाँ भी इलेक्शन होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है करीबन 1 से 1.5-2 महीना इसमें लग सकता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शंस होंगे जी, मेन बॉडी के। लेकिन जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है ये तो बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि हेडक्वार्टर यही है। तो आप इसके प्रेसिडेंट बने, आपको इस बारे में बहुत बहुत मुबारक हो। आइंदा ये जो इलेक्शंस मुकम्मल होंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन का सिलसिला वो भी चलता रहे और टूर्नामेंट्स दोबारा से बहाल हों, अच्छे टूर्नामेंट्स हों? क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे मिले, वो बहुत ही बदजन हो गए हैं फुटबॉल से। वो कहते हैं हमारा करियर ख़त्म हो गया, हम लोग चाहते थे आगे बढ़ें, जैसे दानिश फारूक आगे बढ़ा, उनकी देखा देखी में उनसे मुतासिर होकर बहुत सारे यंगस्टर्स आगे आना चाहते थे। लेकिन जब एक्टिविटीज़ बंद हो गई फुटबॉल की, तो उसकी वजह से वो बहुत ही नाला हैं और खाइफ हैं इस खेल से। ये जो एक सामने एक दीवार सी पैदा हो गई है नौजवानों के लिए, उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? रोशन जी, यहाँ तक फुटबॉल का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इस साल, ये जो साल था जिसमें कंट्रोवर्सी से भरा हुआ साल था फुटबॉल के हवाले से, इसमें मुझे लगता है कि नॉर्मल हालात से ज़्यादा फुटबॉल यहाँ पे हुआ। खुसूसी तौर पे मतलब जो हमारे दूर देहात डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे शानदार लेवल पे टूर्नामेंट्स हुए। कहीं पे अनरिकॉग्नाइज्ड बॉडियों ने किए, कहीं पे रिकॉग्नाइज्ड बॉडियों ने किए। सही है। जहाँ तक श्रीनगर देखिए, श्रीनगर में अब तक पहले तो आप होते थे मुश्ताक मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका मार्टियस फुटबॉल कप रखा गया, सीनियर डिवीजन होता था, उसके बाद आप लीग टूर्नामेंट करते थे, उसके बाद बाकी टूर्नामेंट 7 साइड वगैरह फिर आगे टूर्नामेंट होते हैं।
باقی جگہوں پہ چھوٹی موٹی ٹورنامنٹ ہوئے لیکن سب کی نظریں جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر پہ ہوتی ہیں. جی تو اس لحاظ سے کیا کیا جائے آئندہ؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو سری نگر کا فٹ بال ہے وہ اس کنٹروورسی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا, بہت زیادہ, اور جس کو کافی ٹائم کی ضرورت ہے پھر سے پٹری پہ لانے کی. اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیک اپ کیا, ابھی کچھ دن ہوئے ہمیں ٹیک اپ کیے ہوئے, لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کچھ نئی چیزیں کرنا چاہتے تھے, خاص کر کے اس میں گراس روٹ لیول کے پروجیکٹس ہے, پروگرامز ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک کوچز کی بہت اچھی ٹیم ہے جن کو ہم یوٹیلائز کر کے مطلب یہاں کے ٹیلنٹ کو ابھار سکتے ہیں. لیکن اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو فٹ بال ایسوسیشن ہے اس کی فائنانشیل پوزیشن اس ٹائپ کی نہیں ہے. تو اب سوال ایک ہے کہ ہماری گرانٹ ان ایڈ ہوتی ہے سپورٹس کاؤنسل سے, جی, لیکن سپورٹس کاؤنسل نے ریسنٹلی ہم سے یہ کہا تب تک ہم آپ کی گرانٹ ان ایڈ ریلیز نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کے پورے اسٹیٹ کے الیکشنز کمپلیٹ نہ ہوں. تمام ڈسٹرکٹ اب ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم سپانسروں سے گزارش کرتے ہیں کہ بھائی سامنے آئے اس فٹ بال کو, جو ہماری لگ بھگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری ریاست کی نیشنل گیم ہے فٹ بال, تو اس فٹ بال نے کافی انٹرنیشنل پلیئر دیے ہیں ہماری اسٹیٹ کو. تو ہم چاہتے ہیں کہ بزنس سیکٹر, کمرشل سیکٹر سامنے آئے. جیسے آپ دیکھیں گے سوپور میں انڈسٹریل کپ ہوا, بڑے شاندار طریقے سے وہ انڈسٹریل کپ وہاں پہ ہوا, بڑی اچھی فیسلٹیز وہاں. آج اس کا فائنل بھی ہے, آج اس کا فائنل بھی ہے, تو شاید مجھے ابھی یہاں سے نکل کے وہاں جانا ہے. جی. تو سوپور کی بات آپ نے کی, ظاہر ہے کہ پہلی بار فلڈ لائٹس میں ٹورنامنٹ ہو رہا, بہت ہی خوشی کی بات ہے. فٹ بال کا جو ماضی ہے اس کے بعد اب الیکشن حال ہی میں ہوئے ہیں, تو الیکشنز میں جو مختلف کینڈیڈیٹس تھے ان کے درمیان مقابلہ آرائی ہوئی, بہت ہی اچھے ماحول میں ووٹنگ ہوئی, اور ووٹنگ کے بعد جو الیکشن کے نتائج آئے اس میں ایک تو آپ ڈسٹرکٹ فٹ بال ایسوسیشن سری نگر کے پریزیڈنٹ بنے, اور اس کے ساتھ آپ کے دوسرے دو, ایک تو ظہور احمد تیلی صاحب بنے ہیں ٹریجرر, اور شوکت محمد مسعودی صاحب سیکریٹری بنے. یہ جو نئی ٹیم ہے, یہ ٹیم آگے کیسے بڑھنا چاہتی ہے؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ سپورٹس کونسل کا جب تک مالی تعاون نہ ہو, لیکن ساتھ میں سپورٹس کونسل کا ایک اہم رول یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو گراؤنڈز الاٹ کرے. ٹی آر سی بخشی اسٹیڈیم بھی حال ہی میں سٹارٹ ہوا ہے, وہاں پہ دوبارہ سے ایکٹیویٹیز شروع کرنے. آپ کا کیا آگے کے لیے لاہ عمل ہے؟ لاہ عمل یہی ہے ہمارا کہ ہم نے سپورٹس کونسل سے رجوع کیا. فی الحال ایک چیز اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں الاٹمنٹیں کی 3 گراؤنڈز کے لیے, جس میں پولو گراؤنڈ بھی ہے, ٹرف گراؤنڈ بھی ہے, اور جو ہمارا ریسنٹلی نیا اسٹیڈیم بنا بخشی اسٹیڈیم, انشاءاللہ الرحمن ہم وہاں پہ بھی ایکٹیویٹیز کو کرنا چاہتے ہیں. بشیر صاحب, جو ہمارا ماضی ہے فٹ بال کا بہت ہی تابناک ہے. مجھے یاد ہے کہ نہ صرف بخشی اسٹیڈیم میں میچز ہوتے تھے, پولو گراؤنڈ میں بہت اچھا گراؤنڈ تھا, وہاں پہ ہم نے بہت سارے ٹورنامنٹس کیے ہیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جو سنتوش ٹرافی ہوئی تھی 2008 میں, نہ صرف اسٹیڈیم میں بخشی اسٹیڈیم میں بلکہ پولو گراؤنڈ میں بھی میچ ہوئے تھے. اسی طرح گول باغ کا ایک بہت اچھا میدان ہوا کرتا تھا, حضوری باغ جس کو آج کل اقبال پارک کہتے ہیں, وہاں پہ بڑے بڑے کھلاڑی جیسے مجید ککرو اور نذیر احمد اور بشیر بیگ اور بہت سارے کھلاڑی, کن کا نام, فاروق صاحب, اتنے بڑے بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے. پھر آج کل کی جنریشن میں میراج الدین وڈو, اشفاق احمد اور پھر ساجد ڈار, یہ اب کوچ بھی بن گئے ہیں. تو میدان بھی ہیں ہمارے پاس اور اتنے اچھے کوچز بھی ہیں, سب کچھ ہے. آگے بڑھنے کے لیے جیسے دانش فاروق ایک کھلاڑی پیدا ہوا ہے, ویسے مزید کھلاڑی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں روشن صاحب, جہاں تک مطلب سوال ہے کہ جو ہمارا فیوچر ہے, ابھی یوتھ کپ آپ نے کیا, اس میں یوتھ کپ ہم نے کیا, نف نے کیا شاندار ٹورنامنٹ, اور میں اس نف یوتھ کپ کی مثال آپ کو دے دوں گا. میراج الدین وڈو آپ کے ساتھ ہیں جی, اور وہ انہوں نے بھی اشفاق ہے, ماجد ہے, منظور ڈار ہے, انتخاب ہے, یہ ایک کریم کوچز کی ہمارے ساتھ ہے, اور اتنا اچھا خوبصورت اسٹیڈیم ہے ٹی آر سی, جو پچھلے کئی سالوں سے جن کو اگنور کیا گیا. رہا سوال کہ جو یوتھ کپ ہوا, اس یوتھ کپ سے کچھ لڑکے ایسے ابھر کے آگے جو آج مختلف کنٹریز میں انڈیا کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. جی بالکل, 7 سے 8 پلیئر, ان کے علاوہ دانش فاروق جو اس وقت مطلب بنگلورو میں کھیل رہا ہے, اس کے علاوہ موہت شبیر ہے لڑکا جو کیرلا بلاسٹرز میں کھیل رہا ہے,
4-5 लड़के मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर 17 एज ग्रुप में। ये एसएफए और मतलब ये जो यहाँ पे बैंक एकेडमी वगैरह है उनमें से उभर के आ गए। और इसमें खुशी की एक बात है, पहली बार ही मुझे लगता है कि एक बच्चा जो है जो एकेडमी में था यहाँ रियल कश्मीर की एकेडमी में, वो आज इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में। देखिए कश्मीर में बहुत सारे टूर्नामेंट भी है, बड़ी बड़ी टीमें आई यहाँ, मोहन बागान, मोहम्मद स्पोर्टिंग, मिनरवा की टीम आई, यहाँ पे आईएसएल के मैचेस हुए, हमारे खिलाड़ी भी खेले, बाहर के खिलाड़ियों को देखकर एक्सपोजर मिला और खेल आगे बढ़ने लगा। और यही स्टेडियम टीआरसी का स्टेडियम था आपके पास जहाँ पे आप मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स करते थे, लेकिन अब बख्शी स्टेडियम में मिल गया है तो सोने पे सुहागा है। ये जो आपके पास एसेट है टर्फ का, सिंथेटिक टर्फ का, क्या आप समझते हैं ये एसेट न सिर्फ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में हो बल्कि आपके तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये अवेलेबल हो? क्योंकि यहाँ पर आप साल भर खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहें टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं, बारिश हो, बर्फ हो, जो भी हालात हो, जैसे भी मौसम हो, इस मैदान पे कोई असर नहीं पड़ता। तो एक्टिविटी जितनी ज्यादा होंगी उतना फुटबॉल को फरोग मिलेगा। कम से कम विंटर्स के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक टर्फ होना जरूरी है, लेकिन परमानेंट बेसिस पे टर्फे हर एक जगह पे नहीं होनी चाहिए। जहां तक टर्फ का सवाल है, टर्फ और नेचुरल ग्रास पे बहुत ज्यादा फर्क है। सही। खास करके जो हमारे टर्फ ग्राउंड्स है इसमें इंजरीज का ज्यादा खतरा रहता है बनिस्बत जो हमारा नेचुरल ग्रासी ग्राउंड है। दोनों चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि हमारा विंटर सीजन ज्यादा है यहाँ पे। इसलिए बेटर यह है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर वाकई तौर पे गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ का सपोर्ट जो है वो डेवलप हो जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना सबसे ज्यादा लाजमी है। और यहाँ लोगों का शौक देखते बनता है, कितना एंथुजियाज्म है शायकीन में। और आईएसएल के जब यहाँ पर मैचेस हुए थे, बहुत ही शानदार तकरीब हुई थी, हजारों लोग वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बाहर के खिलाड़ियों को देखा, बहुत एंजॉय किया, खेल का एक मुख्तलिफ मयार देखा। छोटे ये यंगस्टर्स ही हैं आईएसएल के, उनमें क्या मयार है नेशनल लेवल पे और हमारा मयार क्या है। जाहिर है कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं नेशनल प्लेयर्स के साथ, आपके खिलाड़ियों का जो मयार है, जो स्टैंडर्ड है, वो बेटर होता है। तो इस तरह के टूर्नामेंट आइंदा के लिए कब होने चाहिए और कितने ज़्यादा होने की ज़रूरत है? नहीं, कोशिश करेंगे हम, जो ऑल इंडिया अब वजूद में आ गई है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कल तक वहाँ पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, लेकिन अब वहाँ पे भी वो फ्रेम हो गई। वहाँ की जो फेडरेशन है, हम भी फेडरेशन से रुजू करेंगे, यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल से भी बात करेंगे, कुछ नेशनल इवेंट्स की हम डिमांड करेंगे। हमारे पास नर्सरी बहुत अच्छी है यंग प्लेयर्स की, यूथ की, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं जिनमें से देखिए जो एकेडमी है उन्हीं में से बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे दानिश फारूक भी एकेडमी के ही प्रोडक्शन है। और इसके लिए ट्रेनिंग आपके पास, अंपायर्स भी बहुत अच्छे हैं, रेफरीज बहुत अच्छे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। इन नौजवानों को ट्रेन करने के लिए आइंदा क्या किया जाना चाहिए? आपके पास क्या प्लान है कि इन नौजवानों को मजीद बेहतर ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कर सकें? देखिए रोशन साहब, करीबन 200 लोगों ने यहाँ पे डी, सी, ए और बी कोर्सेज किए। आज हमारे यहाँ कोचेस की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है वो है सिर्फ फाइनेंस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। देखिए बर्फबारी में भी आप खेल सकते हैं टर्फ पे, फाइनेंस की वजह से छोटे बच्चे इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पिछले साल की फुटेज है। लेकिन आपका जो खेल है वो रुकेगा नहीं रुकेगा। जो हमारे ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं, कितनी जरूरी है ट्रेनिंग की? देखिए आपके पास बहुत बड़े बड़े कोचेस हैं, जैसे हिलाल डार हैं, साथ में यूसुफ साजिद डार है, उसके बाद महराजुद्दीन वड्डू हैं, मंजूर है, इशफाक केरला ब्लास्टर्स से खेलते हैं, इंतखाब हैं, बहुत सारे कोचेज हैं। तो इन छोटे बच्चों को कोचिंग देने के लिए क्या करना चाहिए? और उनको जब मैच खेलते हैं उससे पहले कोच जो समझाता है, आजकल देखिए ना ये साइंटिफिक लेवल पे फुटबॉल खेली जाती है, आप पहले पेपर पे थ्योरेटिकली आप बच्चों को सिखाते हैं कि क्या करना है, फिर उसी को प्रैक्टिकल शेप देते हैं। तो कितना अहम है कोचिंग, ट्रेनिंग और फिजिकल फिटनेस? इंपॉर्टेंट चीज तो कोचिंग ही है। कोचिंग के साथ साथ जो कोचिंग के लिए सामान मुयस्सर होना चाहिए उसमें बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे। साझेदार ये न सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी टीमें इन्होंने बनाई नेशनल लेवल पे। यहाँ पर आए हैं फीफा के लिए, इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, इनको प्रोजेक्ट दिया गया है, सिलेक्ट किया गया है उसमें, और एक दो लोगों को मंजूरदार है आपके पास, मल्होत्रा है, उसको टेक्निकल कमेटी में बनाया गया। मतलब अभी हिलाल का नंबर आने वाला है, कर्नल में है वो टेक्निकल डायरेक्टर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हिलाल रसूल,
2-3 لوگ ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے ایسے لوگوں سے سروسز نہیں دی گئی. اس میں بہت زیادہ لیکس ہوئی فٹ بال ایسوسیشن کی وجہ سے، جو اس میں بھی وہ بھی ایک کارن تھا کہ ان کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا، ان سے سروسز نہیں دی گئی. اور دیکھیے ہلال کی بات کی آپ نے، ہلال رسول وہ کوچ ہیں، اے لائسنس کوچ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے دوسرے کوچز کو جو بی لائسنس ہیں، سی لائسنس ہیں، ان کو کوچ کرتے ہیں. تو کوچز کی کوچنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اس میں کنٹینیوس پروسیس یہ ہے، کنٹینیوس. یہ نہیں آج میں نے کوچنگ کورس کیا تو بس اس کے ساتھ ہی میں بیٹھا. اس کو لٹریچر پڑھنا ہے، اس کو اپنی اسائنمنٹیں دکھانی ہے کہ میں نے کتنے بچوں کو ٹرین کیا. یا آل انڈیا فٹ بال فیڈریشن، جو خاص کر کے ہماری یہ ہے ایشین فٹ بال کنفیڈریشن، ان کو ان کا ڈاٹا دینا پڑتا ہے. ایجوکیشن کے بغیر آج کل فٹ بالر نہ کھیل سکتا ہے، سوال ہی نہیں، کوچنگ کر سکتا ہے. سوال ہی نہیں ہے. فرسٹ پریارٹی ایجوکیشن. یہاں پر بھی بلیک بورڈ کی جگہ اب اسکرین ہے جہاں پر ہلال دیگر کوچز کو سکھا رہے ہیں. تو یہ سائنٹیفک طریقے سے جو کوچنگ ہوتی ہے. اور آپ کا فیوریٹ پلیئر تو کوئی ہوگا؟ دانش کی آپ نے بات کی. کرنٹ دانش ہے، پہلے معراج وڈو ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کا شکر. دانش میں آپ نے کیا خاص بات دیکھی؟ دانش میں خاص بات یہ ہے کہ آج وہ بنگلورو ایف سی میں کھیل رہا ہے، تو خاص بات یہی ہے یہاں سے نکل کے بہت ٹیلنٹ الٹیمیٹ فٹ بال میں چلا گیا. انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے؟ میراڈونا تھا، ڈیگو میراڈونا. جی ارجنٹینا کے کھلاڑی، بہت ہی شاندار کھلاڑی رہے ہیں. ڈیگو میراڈونا میں کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو بہت پسند تھی؟ بہت اسٹرانگ پلیئر تھا، کافی اسٹرانگ، ٹیلنٹڈ تھا، کافی سکلفل پلیئر تھا، بہت اچھا پلیئر تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں اس معیار تک، انٹرنیشنل معیار تک پہنچنے میں، حالانکہ پیلے اور ڈیگو میراڈونا کا ریکارڈ یا اس لیول تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، خاص طور پہ ہمارے کھلاڑیوں کے لیے. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا، آپ کے سامنے جب ایک پیک ہوتی ہے، ایک شخص ہوتا ہے، ایک ایسا آئیڈل ہوتا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، تو آپ پھر ظاہر ہے کہ معیار آپ کا بہتر ہوگا. تو کشمیر میں معیار کو بہتر بنانے کے لیے مزید آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آئندہ کے لیے کون کون سے ٹورنامنٹ منعقد کرنے جا رہے ہیں؟ سارے ہمارے پروگرام کا ڈیپینڈ ہے یہاں کی ریاستی سپورٹس کونسل پہ، جی، جو ہماری میجر فنڈنگ ایجنسی ہے. حالانکہ ان پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے اپنے ریسورسز ہونے چاہیے تھے. قدر کلامی ہوتی ہے. ایک لائن پہ ایک کالر ہیں. ہلو 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 آداب. ہلو 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 ہیلو آداب. نہیں آ رہی ہے فی الحال. ہیلو آپ آداب. بتا رہے تھے کہ ابھی جلد ہی یہاں ایک ٹورنامنٹ. آداب آداب. ہلو جی، اپنا نام بتائیے. ہاں ان کی بٹ بول رہا ہوں. بٹ صاحب ویلکم. ہلو ہلو جی، میں سن رہا ہوں جی بٹ صاحب. ہاں ان کی بٹ بول رہا ہوں. میں کوچ کو چیئرمین ہے، کوچ صاحب کو سن رہا تھا. بہت اچھا ٹیلنٹ ہے ہمارے کشمیر میں، بہت اچھا ٹیلنٹ ہے جی. کشمیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے بھی میراڈونا کا ایک اسکپ دکھایا. I was very amazed to see that skit. میں اس وقت ڈلگیٹ میں دیکھ رہا تھا ہم لائیو، and Maradona was on the peak. 86-87 میں انہوں نے بہت ٹیکنیکل گولز کیے. ورلڈ کپ بھی 86 کا ورلڈ کپ ارجنٹینا جیتا تھا انگلینڈ کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. تو ایک لڑکے نے وہاں وہی ہیڈ مار دیا. ویری اگر یہ لڑکوں میں یہی چکنے، ہاں اگر یہی ہاں یس آج کل ہمارے کشمیر میں بہت ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں، اور آج انفراسٹرکچر بھی بہت بڑھیا ہے. کوچوں کو بھی فیسلٹی اگر دی، اور میں نے دیکھا بہت بڑی بات ہے، ٹیکنیکلی دے آر شوئنگ ان بلیک بورڈس اینڈ ایوری تھنگ. میں وہ یاد کرنا چاہتا ہوں سنتوش ٹرافی ان بخشی میں، بخشی اسٹیڈیم. آئی واز ویری مچ واکنگ، ویری سنتوش، بڑا ٹیسٹ آ رہا تھا. ایک وہ ہونا چاہے، اور انٹریکشن ود نیشنل پلیئرز اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ود انٹرنیشنل پلیئرز بھی اگر ہو جائے تو ہمارے کشمیر میں بہت بڑھیا ٹیلنٹ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوچز بھی اچھے ہیں، کوچوں کو بھی ایک نا تھوڑی سی سکپ کوچنگ ہونی چاہیے. سکپ کوچنگ اگر وہ بھی کوچوں کو ہو جائے ٹیکنیک. جی بہت شکریہ. آپ بٹ صاحب ہمیشہ کال کرتے ہیں پروگرام میں. جو ہم بات کر رہے تھے کہ آئندہ روڈ میپ کیا ہے آپ کا. ایک تو ابھی جلد ہی آپ ٹورنامنٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے، اور پھر اس کے بعد کون سے ٹورنامنٹ ہونے جا رہے ہیں؟ ابھی دیکھیے ہمیں 3 دن ہو گئے آج، چونکہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ سیزن بہت نکل چکا ہے آگے، لیکن اب ہم نے کوشش کی. سینئر ڈویژن ہم شروع کر رہے ہیں، کیا ہے ہم نے. ابھی آج میرے خیال میں تیسرا دن ہے اس کا. 2 میچ ہوئے ہر روز. تو اس کے بعد ہمارا سپر ڈویژن اور پریمیئر ڈویژن بچتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے. ایک اور ٹورنامنٹ بھی یہاں ٹی آر سی میں کر رہے ہیں،
TRC में तो वही चल रहा है ना अभी हमारा जो एक बाहर की टीमें कुछ आ रही हैं यहाँ पे। नहीं, वो एक टीम कल आई थी जो वो फगवाड़ा की, बिल्कुल वो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने यहाँ की 2 टीमों को सिलेक्ट किया था खेलने के लिए, जिसमें डाउन टाउन और सैयद ताजुद्दीन यहाँ निटीपोरा की टीम है। अनऑफिशियली उन्होंने वो यहाँ पे मैच खेला, उसके बारे में हमें खास करके डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो श्रीनगर की है उनको कोई इतला नहीं है, ना हमें उस बारे में पता है उस मैच का बैकग्राउंड क्या था, किस लिए वो खेलना था, क्या मकसद था उसका, वो हमें आज तक अभी तक पता नहीं है। लेकिन उसके हम उम्मीद करते हैं बशीर साहब आइंदा जो फुटबॉल की एक्टिविटीज हैं वो शदुमत से जारी रहेंगी और बहुत तेजी से फुटबॉल का खेल तरक्की करेगा कश्मीर में। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप थे बशीर अहमद मलिक साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन श्रीनगर के प्रेसिडेंट हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दोबारा से इमरान गुल के पास। रोशन भाई, नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर पर बात करते हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की। 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाएगा ICC T20 वर्ल्ड कप। गुज़श्ता साल हुआ था मुत्तहिदा अरब अमारात में, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता था। एक ही साल में जो है अब ये इवेंट फिर से आ गया है और क्रिकेट लवर्स बहुत ही जोश खरोश फील कर रहे हैं T20 क्रिकेट को लेके। बेशक इस वक्त वनडे क्रिकेट जो है बैकफुट पे चली गई है और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट लगता है सिर्फ T20 क्रिकेट तक लिमिट होकर रह गई है। भारत की टीम जो है अच्छी तैयारी कर रही है, लेकिन ज़रा सी बैड न्यूज़ आ गई जसप्रीत बुमराह की कि उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर है बैक का और वो हो सकता है वर्ल्ड कप में ना जाएं। उनके बदले मोहम्मद सिराज को लगता है चांस मिलेगा और कुछ क्रिकेटर्स ये भी जो है ये पॉइंट रख रहे हैं कि मोहम्मद शमी होने चाहिए जो लीड करेंगे इंडिया के पेस अटैक को ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में। भारत की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्रीन फील्ड स्टेडियम तिरुवनंतपुरम की ग्रीन पिच पे, बिल्कुल ग्रीन कलर की पिच थी, उस पर पहला T20 मैच जीता और उससे पहले हैदराबाद में बहुत ही शानदार तरीके से सूर्य कुमार यादव की शानदार बैटिंग से तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया और सीरीज जीती। तो लगता है जो ये मैचेस लगातार भारत की टीम जीत रही है ये तो ठीक है मोराल के लिए, कुछ वीकनेसेस भी सामने आ रही हैं। उम्मीद है कि जब तक T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा कुछ नए खिलाड़ी भी हो सकता है टीम में ऐड किए जाएं और उसके बाद जो है पता चलेगा। जो 23 अक्टूबर को पूरी दुनिया वेट कर रही है भारत और पाकिस्तान के मैच का, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप का जो मैच होगा उसके लिए पूरी दुनिया वेट कर रही है। और इधर से आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो है छठा मैच है। देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम आज इंग्लैंड को जो है हराती है या फिर इंग्लैंड जीत कर फिर 7वें मैच तक सीरीज को ले जाएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।